कॉन्जुगेशन क्या होता है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि जब कोई CH बॉन्ड यानी कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ना, यानी ये कोई कार्बन किससे अटैच हो जाए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। किस पे अटैच हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। मतलब कोई अगर सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब तो कार्बन कार्बन बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होगा तो समझ आना क्या होगा, तो वो उस प्रोसेस में क्या होगा, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। समझ आ गया। अब देखिए क्या होता है, जैसे CH बॉन्ड का मतलब क्या, जैसे ये CH बॉन्ड हो गया, क्लियर, इस तरह से, और यहाँ से क्या अटैच हो जाए, ये वाला कार्बन ऐसे ना, तो ये CH है, यहाँ भी क्या है, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये जो कार्बन है क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये sp2 वाले हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो इस बॉन्ड को क्या बोला गया, सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। समझ गए। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड हो और उसके बाद क्या आ जाए, एक पाई बॉन्ड आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आ गया। तो अब देखिए क्या होगा इसमें देखना ये है कि एक्चुअली में होता कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, कार्बन हुआ, और ये है आपका कार्बन, यहाँ क्या लगा हुआ है, इस कार्बन का p ऑर्बिटल है, इस कार्बन क्या है, p ऑर्बिटल है, और इसमें क्या लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, और इसी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, और ये यहाँ से सिग्मा बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये आपका क्या है, p ऑर्बिटल। समझ आ गया। और ये p ऑर्बिटल क्या कर रहेगा, इससे ओवरलैप कर रहा है ना, यहाँ से ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है आपका, पाई बॉन्ड बन रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसे क्या करता है, इसे ओवरलैप करना स्टार्ट कर जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से क्या करने लगे, ओवरलैप करने लगे, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, जब कोई CH बॉन्ड किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो जाता है तो उसके p ऑर्बिटल आपस में क्या करने लगेंगे, ओवरलैप करने लगेंगे। जब उसके p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने लगेंगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में कि ये 3 तरीके से हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन ना। तो कौन कौन से तरीका हो सकता है, पहला नंबर होता है कि वो एल्कीन में देखने को आपको मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा, एल्कीन में। दूसरा नंबर किस में देखने को मिलेगा ना, एल्किल कार्बोकैटायन में, एल्किल कार्बोकैटायन में देखने को मिलेगा। और तीसरा नंबर किस में देखने को मिलेगा, एल्किल फ्री रेडिकल में, एल्किल फ्री रेडिकल में देखने को मिलेगा। अब एल्कीन में कैसे देखने को मिलेगा, तो आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा एल्कीन की चर्चा करते हैं। तो अब इसमें ध्यान देना है कि ये कोई CH3 है ना, और इससे किससे अटैच हुआ है, यहाँ पे C, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है आपका CH2, क्लियर हुआ। और ये CH2 जो है, ये जो CH2 है, देखो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है वो किससे अटैच हुआ है, ये कौन सा कार्बन है आपका, ये अल्फा कार्बन है। समझ में आ गया। ये कौन सा कार्बन है आपका, अल्फा कार्बन। और ये जो कार्बन है आपका sp2 कार्बन है ना, और इस sp2 कार्बन से जो कार्बन अटैच होना चाहिए वो कार्बन क्या है आपका sp3। मतलब कि sp2 वाले कार्बन से sp3 कार्बन लगा होगा, और उस sp3 वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर वो हाइड्रोजन है तो समझ आना वो क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। समझ गए, नहीं समझ गए। तो ये पहला नंबर एल्कीन में हो गया। और एल्कीन, दूसरा नंबर क्या है, एल्किल कार्बोकैटायन। तो एल्किल कार्बोकैटायन में क्या होगा कि देखो ये CH3 है, और यहाँ पे क्या लगा है CH2, और इसी पे क्या लग गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले जो कार्बन से लगा, कौन सा कार्बन है आपका sp3, और sp3 वाले पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो समझ आना क्या शो करेगा,
एल्किल कार्बोकैटायन की बात कर रहा है। समझ गए नहीं समझ गए? फिर उसके बाद अगर एल्किल फ्री रेडिकल की मैं बात करूँ, एल्किल फ्री रेडिकल की, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये CH3 हुआ, ये CH2 हुआ, अब एक यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो ये कार्बन क्या है आपका sp2 है, और यहाँ से क्या लगा हुआ है sp3 लगा हुआ है कार्बन। अब sp3 पे क्या है, एक हाइड्रोजन जरूरी है। समझ गए नहीं समझ गए? तो कहने का मतलब क्या होगा आपका कि ये अल्फा हाइड्रोजन कि sp2 वाले कार्बन से एक CH बांड सिग्मा बांड जोड़ा हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आ गया ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर कंडीशन की बात किया जाए तो sp2 वाले कार्बन पे sp3 वाले कार्बन होना चाहिए, अब sp3 वाले कार्बन पे क्या लगाना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली किस में देखने को मिलता है आपका, एल्कीन में, एल्किल कार्बोकैटायन में और एल्काइल फ्री रेडिकल में देखने को मिलेगा। बात समझ आ गया? तो ये आपका क्या था, कितने किस में देखने को मिल सकता है। समझ आ गया? अच्छा, इसको इस इफेक्ट को एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेकर और नॉथन। बेकर और नाथन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस पे स्टडी किया ना, और इस पे इसी इफेक्ट को इसका नाम दिया गया बेकर नाथन इफेक्ट। तो कभी कभी क्या बोला जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बात समझ आ गया ना? तो इतना तो कल क्लास में हो ही गया था। अब इसके बात करते हैं, इसमें हम लोग कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे ना। अच्छा, इस इफेक्ट को एक और नाम बोला जाता है ना, नो बॉन्ड रिजोनेंस। क्या बोला जाता है, नो बॉन्ड रिजोनेंस। अब ये नो बॉन्ड रिजोनेंस क्या होता है, आइए उसको हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। समझ आ गया? चलिए, कहाँ तक लिखे थे आप लोग? अच्छा, ये टाइप हो गया था, तो नीचे नोट करके लिखिएगा, नीचे नोट करके लिखेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नीचे नोट करके लिखेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन may be written due to the hyper conjugation may be written involving may be written involving may be written involving no bond, involving no bond, may be written involving no bond between the alpha carbon atom, between the alpha carbon atom and hydrogen atom, alpha carbon atom and hydrogen atom. Therefore hyperconjugation, therefore hyperconjugation are also known as, therefore hyperconjugation are also known as no bond resonance, no bond resonance, no bond resonance। हो गया? चलिए, अब इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, तो देखिएगा इसमें कि इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो CH बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और ये C हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे H लगा हुआ है, ये है CH2। क्लियर? तो इसमें देखो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा और ये बॉन्ड इस पे चला जाता है। समझ गए? जब ये बॉन्ड इस पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो देखिएगा इधर ये कार्बन हुआ और ये देखो हाइड्रोजन इधर है, ये आपका हाइड्रोजन इधर है, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ना, और इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ना, और जैसे इस पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे आपका CH है, ये है, और इस पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, माइनस चार्ज। तो इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है नहीं है, तो जब कार्बन हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम और अल्फा कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन एटम और अल्फा कार्बन के एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या होगा इसमें,
अब देखो फिर ये वाला जो बॉन्ड हाइड्रोजन का आइटम होगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा ना। जब ये बॉन्ड इस पे जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये बॉन्ड इस पे आ जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये CH है, यहाँ पे CH2, इस पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। फिर ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, समझ गए। जब ये बॉन्ड मूव करता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिर देखो ये ऐसे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और इसके बीच में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2 पे माइनस। समझ गए नहीं समझ गए। तो इसमें देखो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3। तो जितना हाइड्रोजन एटम होगा, मतलब अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन एटम होगा उसमें 1 प्लस कर दोगे तो उस हाइपर कंजुगेशन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, जितना हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन होगा उतना उसका उसमें 1 प्लस कर दो, उसका क्या निकल जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर कोई पूछेगा कि ना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, मतलब हाइपर कंजुगेशन के द्वारा कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ध्यान रखना इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम और +1, मतलब जितना अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उसमें 1 प्लस कर दो, उसका क्या निकल जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे इसमें देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 1, 2 और 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उसमें क्या निकल जाएगा, उसका वो निकल जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3। तो जब अल्फा हाइड्रोजन एटम 3 है तो 3 प्लस क्या कर दोगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो 3 + 1, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए इसके, 4। तो टोटल काउंट करोगे 1, 2, 3 और 4। समझ गए नहीं समझ गए। इस फिगर को ड्रा कर लीजिए। तो चलो देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे लिख दिया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना। तो अगर पहला स्ट्रक्चर हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ना, तो इसमें देखो अल्फा ये कार्बन है और अल्फा कार्बन एटम पे कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन एटम है। तो जितना अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन एटम होगा तो उसमें 1 प्लस कर देना, उसका उतना क्या होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने दिए गए, 3 ना। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा इसका, 4 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे क्या लगा है CH3 ना। ये अल्फा कार्बन और ये क्या है आपका अल्फा कार्बन। तो 3 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन इधर है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 6। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 7। समझ आ गया। जैसे अगर मान लो मैं कार्बोकैटायन ले लिया, CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, इस पर क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ना। तो इस पर अल्फा कार्बन पे कितना है, 3। तो अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हाइड्रोजन हो गया, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। बात समझ आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे C है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। समझ आ गया। तो इस पर देखो 3, 3, 6 और 3, 9। अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 9। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 3। मतलब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा कितने हाइड्रोजन एटम, जितने अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन एटम होगा वो इसका क्या होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम है ना, तो इसका 3, 4। इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ आ गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं डालना, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या क्या एप्लीकेशन होंगे, एप्लीकेशन ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहला नंबर हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में पहला हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ना, तो मतलब कि अगर किसी भी एल्कीन का अगर स्टेबिलिटी हमको पता करना है कि कोई एल्कीन कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ आ गया, तो उस पर देखो कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन होगा तो समझ आना उतना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये मेरा कि अगर किसी भी स्टेबिलिटी एल्कीन पता करना है ना, तो यानी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन, ना। जितना जब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं देखूं तो जैसे यहाँ पे देखो कोई एल्कीन है CH3 CH और यहाँ क्या लगा हुआ है CH2, तो देखो ये कौन सा कार्बन है, ये sp2 वाला कार्बन है, और sp2 वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, पहला नंबर। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH है, यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये भी कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो इसमें देखो हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ CH3C, यहाँ क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या लगा दिए हमने CH3, समझ आ गया। तो इस पर अल्फा कंजुगेटिव, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन ना, तो इस पर कितना हो गया, 9। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर पता करना होगा तो हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कितने हैं वो मुझे पता करो। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी यहाँ ध्यान रखना है। तो अगर इन तीनों की स्टेबिलिटी का चेक करूँ, अगर इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे सेकेंड और इसे क्या मान लेते हैं थर्ड, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। तो थर्ड इज़ मोर, अगर मतलब इसका स्टेबिलिटी आर्डर की अगर मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी आर्डर, तो स्टेबिलिटी आर्डर में क्या होगा, स्टेबिलिटी आर्डर में थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद कौन होगा सेकेंड, उसके बाद कौन होगा फर्स्ट। नोट कर लीजिए। बॉन्ड लेंथ, एप्लीकेशन नंबर सेकेंड है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन। मतलब सेकेंड एप्लीकेशन है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। तो इतना याद रखना। सेम वही चीज़ है कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर बढ़ता जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर बढ़ेगा, इंक्रीज कर रहा है, तो समझ आना बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है CH2। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है, 3 है ना। दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ पे क्या लगा है CH है, और यहाँ क्या लगा है CH3 ना। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है आपका 6 है। तो इन दोनों की अगर बीच के बात किया जाए तो पूछेगा कि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा कि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर इसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट कार्बन एटम है ये आपका फर्स्ट, इसे A मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। क्लियर। तो ध्यान देना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम 6 है,
तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा देन किससे, ए से। तो इसका अगर आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, आंसर लिखेंगे कि ए का बॉन्ड लेंथ बी का बॉन्ड लेंथ ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेकेंड एप्लीकेशन है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जी सर नोट कर लीजिए। तीसरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर तीसरा लिखिएगा। थर्ड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन। किसी भी एल्किल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे ना, तो उसके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उस पर डिपेंड करेगा। मतलब नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी एल्किल कार्बोकैटायन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसमें लिखेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन, 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 द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन is directly proportional to the number of hyperconjugative hydrogen, number of hyperconjugative hydrogen, number of hyperconjugative hydrogen, number of hyperconjugative hydrogen। मतलब जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन ना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CH3, यहाँ लिख दिया CH2, इस पर प्लस है ना। दूसरा एग्जांपल ले दिया CH3 CH, इस पर लिख दिया प्लस और यहाँ क्या लिख दिया हमने CH3 ना। तीसरा एग्जांपल ले लिया CH3 C, यहाँ पे दिया प्लस, यहाँ क्या लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया हमने CH3 ना। तो इसमें देखो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 9। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन बढ़ेगा उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इन तीनों की अगर मैं बात करूँ, इसे फर्स्ट A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं और इसे तो C, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, C की ज़्यादा हो जाएगी, फिर B की और फिर उसके बाद किसकी आ जाएगी, A की। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। चलो देखो स्टेबिलिटी ऑफ हैंड डालना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फोर्थ एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। हाँ तो सेम वही चीज़ है, अगर स्टेबिलिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन, जैसे आपका एल्किल कार्बोकैटायन में था, सेम उसी तरह से किसमें होगा, एल्किल फ्री रेडिकल में। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बस अब आपको बस यहीं पे करना क्या है, यहाँ पे जहाँ प्लस है ना वहीं क्या दिखा देना है, एक और इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और पूरा प्रोसेस वही आपका रहेगा। समझ आ गया। तो जिस तरह से एल्किल कार्बोकैटायन था उसी तरह से क्या होगा, एल्किल फ्री रेडिकल होगा। फिर दोबारा यही नोट कर लेंगे एल्किल फ्री रेडिकल वाला। एप्लीकेशन लिखो 5वां नंबर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ आर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ REALISING, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ R इन एल्किल बेंजीन ना। एल्किल बेंजीन में क्या होगा कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि किसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। चलिए एक मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बेंजीन हो गया ना, और बेंजीन हमने क्या लगा दिया CH3
दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, बेंजीन ले लिया और यहाँ से हमने क्या लगा दिया CH2 और यहाँ क्या लगा दिया CH3। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया, बेंजीन, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या लगा है CH3, यहाँ भी क्या लगा है CH3 ना। चौथा नंबर ले लिया, बेंजीन है और बेंजीन से हमने लगा लिया क्या, ये मतलब बेंजीन पे टर्सरी ब्यूटाइल, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल, बेंजीन पे इथाइल, बेंजीन पे मिथाइल लगा दिया गया ना। तो अच्छा इसमें देखो अल्फा कार्बन से ये बेंजीन हो गया और बेंजीन से लगा हुआ जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं बेंजाइल कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बन। तो बेंजाइल कार्बन पे किसमें कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन एटम है। इस पे कितना है? 2। इस पे कितना है? 1। इस पे कितना है? 0 ना। इस बेंजाइल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है यहाँ पे? नहीं है। तो जितना ज़्यादा बेंजीन वाले कार्बन पे, बेंजाइल वाले कार्बन पे जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो अगर इन सब में बात किया जाए कि अगर हम इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर अगर कोई पूछे किसका है तो तुरंत बेंजीन रिंग पे देखो किसके सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा समझ आना उतना क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा रिलीजिंग पावर होगा तो इसका A का, फिर उसके बाद B का, उसके बाद क्या हो जाएगा C, उसके बाद D। समझ गए? तो ये था एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। समझ आ गया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेड डालेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट ना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट ना। इसमें क्या, इसका थोड़ा सा लिखेंगे इसमें डैश दे करके। द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज जनरेटेड बाय, द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज जनरेटेड बाय the reactive intermediate is generated by, the reactive intermediate is generated by breaking of covalent bond, by breaking of covalent bond, by breaking of covalent bond ना, covalent bond, homolytic fission, होमोलिटिक फिजन, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लिखे ना उसके बीच में थ्रू लगा देना। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू होमोलिटिक फिजन, थ्रू होमोलिटिक फिजन, थ्रू होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन, और हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। फुल स्टॉप देंगे। दे आर शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, दे आर शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, मतलब ये रिएक्शन के दौरान बहुत कम समय तक बनते हैं। शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, हाँ शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज ना। अब ये कितने तरीके के होते हैं तो इसके मैं अगर क्लासीफाई करूँ, इसे क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कई तरीके के होते हैं ना। पहला नंबर आपका क्या है? कार्बोकैटायन। पहला नंबर क्या है? कार्बोकैटायन। दूसरा नंबर है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। और तीसरा नंबर है आपका ना कार्बेन आयन, कार्बेन आयन हाँ। और चौथा नंबर है कार्बीन, कार्बीन ना। अब पांचवा नंबर है नाइट्रीन, क्या है? नाइट्रीन। और छठवां नंबर है आपका बेंजाइन, क्या है? बेंजाइन ना। तो हम लोगों के सिलेबस में क्लास 11 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11 के सिलेबस में हम लोगों को कार्बन कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन आयन 3 है ना। तो ये मतलब सिर्फ 11 क्लास तक
ना, ये आपका 11th क्लास में, बाकी तो आपके हायर क्लास में पढ़ेंगे, यानी नीट वगैरह जेई वगैरह में, सुना गया। और बाकी जो क्लासेस होंगी वो कल चलेंगी।